बड़ी गाड़ी तो सबको नजर आती है, पर उस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है, जो सीट है और जो टायर्स हैं, वो किसी को नजर क्यों नहीं आते कि वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पुलिस का केस कैसा होता है, आखिरी वक्त पे जो मिला भाई तू ही इसके साथ था, मतलब तू ही लफड़े में है। खुले बैल तो है नहीं कि कहीं भी जाएं कहीं भी चले जाएं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। इधर रोकने को भी है, इधर टोकने को भी, और इधर बोलने को भी है। और कैसे कहते हैं कि लोकसभा पावरफुल है, मंत्री जिनके आगे लोग ऐसा सलूट सलूट मारते रहते, वो मंत्री कहां के हैं, लोकसभा के हैं। उनका मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। सब बने कैसे, लोगों के थ्रू। हमारी उम्मीदें ना यहां होती है। पहले हम जब हम कोर्ट में अपील करते हैं तो हमारी ना उम्मीदें यहां हो जाती है कि हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। अब ऐसे में अगर जुडिशरी किसी वीआईपी की साइड ले जाए तो आपका तो बट्टा बैठ गया। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं ये न्यू वाईटी का सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने सारे डाउट्स इस सेशन में आप पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और आगे जब जब आपके एग्जाम आए तो आपकी ये जो वीडियोस जो आप इस समय देख रहे हैं ये आपको उतनी हेल्प करें जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था। इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। एक और नया चैप्टर लेके आया हूं मैं आपके साथ, नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले कि हम शुरुआत करें मैं आपको बता दूं, जो लोग नाम नहीं जानते हैं, मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आप सभी के हमारे इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो सीरीज अभी जो आप देख रहे हैं ये आपके लगभग एक अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हुए है। बहुत सारे लेक्चर्स आप देख चुके हैं, कुछ एक बाकी है और उम्मीद है कि सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप सभी जानते हैं एक एनसीईआरटी में एक ऐसा चैप्टर जिसकी शुरुआत इस कदर हुई है कि अगर आपको राजनीति सीखनी है तो कुछ बेसिक यहां से आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ बड़ी शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी बातें जान लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों बड़ी गाड़ी तो सबको नजर आती है, पर उस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है, जो सीट है और जो टायर्स हैं, वो किसी को नजर क्यों नहीं आते कि वो कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वही ऐसी कुछ बातें हैं जो आज आप इस चैप्टर में आप मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। सो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो वर्किंग है मतलब कामकाज, इंस्टीट्यूशन है। हमारे देश में तीन तरह के इंस्टीट्यूशन को हम मेजर रूप से डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव जिनका काम है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव जिनका काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी जो ये डिसाइड करता है कि जो लॉ बनाया गया, जो इंप्लीमेंट हुआ, कि वो सही था या गलत था, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि घर के बड़े होने की जिम्मेदारी का जो आभास है, जो इंपैक्ट है, वो अगर आपको कोई फील कराएगा तो वो जुडिशरी फील कराएगा। सो जुडिशरी का काम ही यही है कि भाई पहले आप कर लो अपनी जो करना है, उसके बाद आई विल डिसाइड कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। सो बच्चों आज के चैप्टर में आप देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। हमारे देश में हर आए दिन नए नए कानून बन रहे हैं, हर आए दिन नए नए बिल पास होना, नए टेंडर्स पास होना, कुछ सारे ऑर्डर्स पास होना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बट इनको लिया कैसे जाता है, इन ऑर्डर्स को बनाया कैसे जाता है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, बड़ी बड़ी पॉलिसियों पर जो फैसले हैं वो कैसे लिए जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं कि आप 9th क्लास में हैं, 10th में इसके कुछ आगे पढ़ेंगे और 11th 12th में तो उसका पूरा सुप्रीम और एक्सटेंडेड वर्जन आप सभी पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट में कौन कैसे सिलेक्शन, कितना टर्म टेन्योर, कितनी सैलरी, कितना कैसे सिलेक्शन होता है, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहरहाल इतनी सब चीजें ना करके हम यहाँ पे पार्लियामेंट के पार्ट्स पढ़ेंगे कि भाई पार्लियामेंट में जो आप देखेंगे प्रेसिडेंट आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ वहीं बात कर ले तो दो हाउसेस मिलने वाले हैं, जिसमें एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा आपको मिलने वाला है। सो वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमने क्या बोला भाई, हमने बोला है 3 वर्किंग ऑफिशियल में हमने डिवाइड किया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज द जुडिशरी। इसमें कोई बताने वाली बात तो नहीं पड़ी है ना, तो जुडिशरी नई कोई बात नहीं पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना धमाकेदार टॉपिक, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कैसे लिए जाते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजन। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के कहने पर फैसला हो गया और तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया गया और काम खत्म। किसी भी फैसले को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सरकार के नजरिए से आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, आप अकेले मिनिस्टर भी नहीं है, सामने अपोजिशन भी है, सामने प्रधानमंत्री भी है, मिनिस्टर भी है। तो ऑब्वियसली बात है, डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के, काफी डिबेट्स के बाद लिया जाता है
किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, यह गलत है। बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि सामने अपोजिशन बैठा हुआ है, जवाब उन्हें भी देना है, जवाब अपने लोगों को भी देना है, क्योंकि आपने अपने लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब आपने अपने से फैसला ले लिया, हम किस लिए। सो कैसे लिए जाते हैं ये फैसले? तब जब मान लीजिए कि सामने आपके सिविल सर्वेंट जो बैठा है, जिसे आप एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, उसके पास साइन करने के लिए जाएगा, तो वो भी कुछ सोचेंगे कि भाई साहब कैसे आया है फैसला। पूरी सोच समझ के साथ ही कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं। और कैसे होता है तो मैं आपको एक बताता हूं, एक एग्जांपल आपके सामने आएगा। एक गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसकी डेट है 13 अगस्त 1990। 13 अगस्त 1919 को भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इश्यू कर देती है, एक फैसला दे देती है, जिसे हमने बोला ऑफिस मेमोरेंडम। भारत सरकार के ऑफिस से कोई निकला है, कोई ऑर्डर निकला है, तो उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। उस पर पूरी लिस्ट बनी हुई थी। मेमोरेंडम मतलब पूरा ऐसा बनाते हैं ना, स्कूल का मेमोरेंडम है, हम सुबह यहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर गेम्स खेलेंगे, फिर छुट्टी है। इस तरीके से पूरे उस ऑफिस मेमोरेंडम में कुछ जो बातें थी, जो डिस्कशन थे, वो सब लिखे हुए थे। तो डेट बच्चों याद रखना, 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर रिलीज कर दिया, जिसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। अब ये जो जैसे एक पूरा निकला हुआ, एक दस्तावेज जो पूरा निकला हुआ, आपकी समझ से बाहर है, ये हर उस व्यक्ति की समझ से बाहर है जब तक उसे पढ़ना ले। पूरा एक पेपर है, 2-3 पेपर ऐसे निकाल दिए, उस पेपर में डेट, साइन, कंटेंट क्या है, अपना सब्जेक्ट क्या है, क्या बातें हो रही है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। सो ये जो ऑर्डर है ये क्या है, इसमें एक नंबर डाला हुआ है। नंबर आप देखेंगे, आपको OM नंबर जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, आप देखेंगे आपको एक नंबर मिल रहा है, पूरा एक नंबर, यहां पे तारीख तक लिखी हुई है, एक तारीख तक लिखी हुई है। तो जब कोई ऑर्डर पास होता है उसमें एक नंबर होता है, ये नंबर चढ़ा हुआ है रजिस्टर में, काउंटिंग सीरियल वाइज ये नंबर आ रखा है, डेट भी डाल रखी है, 13 अगस्त 1990 की बात कर रहे हैं। इसमें ये ऑर्डर सरकार ने पास किया था। इसमें क्या चर्चा हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। काफी बहस भरा मुद्दा है वो, काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई, दंगे हुए, काफी जो है सिचुएशन वायलेंस जो है वो क्रिएट हुआ यहां पर। तो वो सब भी हम उतने डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट जो ऑर्डर था वो क्या था जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स हुई, तो वो हम चर्चा जरूर करेंगे। तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, नाउ हु इज ज्वाइंट सेक्रेटरी? ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या है? बेसिकली ये क्या है, एक सिविल सर्वेंट है, एक सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट आप सोच रहे हैं क्या है, तो जस्ट लाइक आपके एक आईएएस ऑफिसर जो आप सभी की तमन्ना है बनने की, आईएएस ऑफिसर। और सिविल सर्वेंट भी कैसे, काफी सीनियर सिविल सर्वेंट यहां पर पहुंचते हैं, नया युवा नहीं, काफी एक्सपीरियंस, काफी उम्र दराज के लोग यहां पर काफी जो है मेहनत के बाद पहुंचा जाता है। सो जो सिविल सर्वेंट यानी कि जिसको पोस्ट है बेसिकली ज्वाइंट सेक्रेटरी, डीएम, कलेक्टर, आप सभी ने सुने होंगे, वैसे एक पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये एक ऑफिसर है किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हम शॉर्टकट में लिखते हैं DOPT। अब ये डिपार्टमेंट का क्या काम है, ये डिपार्टमेंट का बेसिकली, वैसे मैं आपको बता दूं, जरूरत तो यहां पे नहीं है। DOPT का काम होता है कि किस डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों को हायर करना है, सबका चार्ट बना के भारत सरकार को DOPT देता है। सो DOPT में ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी हैं, इन्होंने ही उस ऑर्डर पे साइन किए हैं जिसको आपने अभी देखा है। सो सोर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल इयर्स क्यों बनाइए, जिस ऑर्डर को भारत सरकार ने जारी किया हो, जिस ऑर्डर पर एक भारतीय अफसर यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने साइन किए हो, आखिर ऐसा क्या लिख दिया इन्होंने ऐसा कि जिसकी वजह से कई सालों तक ये कंट्रोवर्सी बनी रही, कई सालों तक कंट्रोवर्सी बनी रही। तो वो जानेंगे, वजह और रीजन सब जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, जो ऑर्डर आप अभी देख रहे हैं, इस ऑर्डर के अनुसार क्या था, 27% ऑफ द वैकेंसीज इन द सिविल पोस्ट, भारत सरकार की जो सिविल पोस्ट, जो नौकरियां हैं, उसमें 27% रिजर्वेशन दे दिया गया बच्चों, एक नई कास्ट, एक नए सेक्शन, एक नई क्लास को, जिसका नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SEBC। अब ये जो SEBC आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हुआ फिर लोगों को, तो ध्यान से सुनिए। जब किसी को कुछ मिलता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट किसी के हक का कुछ जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पर कुछ लोगों को लगा कि यार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का एक कैटेगरी हो गई, पहले से ही ST और SC की एक और क्लास बनी हुई है, तो जनरल के हाथ में रिजर्वेशन क्या। और प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के मैटर को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो अधिकार है सभी का कि समान नौकरी पाने का, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि इनको प्रिविलेज मिलेगा। अगर आपके सामने एक काफी टैलेंटेड पर्सन है, काफी एजुकेटेड पर्सन है, डजंट मैटर, अगर आपके सामने एक SEBC क्लास का पर्सन खड़ा है तो उसको नौकरी मिलेगी। और यह भी कहा गया कि इस 27% कोटे पे कोई और लोग कॉम्पीट भी नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने बोला भाई ये क्या है, फिर हम कहां जाएंगे, हम एजुकेटेड होने के बाद भी, हम वेल मतलब एक्सप्लेन्ड, डिटेल्ड होने के बाद भी अगर हमारे सामने इस कोटे की बात हो रही है तो ये गलत है। इसलिए लोगों को इश्यू हुए। तो 27% रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिविल सर्विसेज में
सिविल सेवाओं में जो है भारत सरकार की सेवाओं में ये रिजर्वेशन दे दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या रहने वाला था। इस जो वायलेंस जो हुआ, जो वायलेंट एक्टिविटीज हुई थी फॉर द मंडल कमीशन, आफ्टर मंडल कमीशन के मतलब ये बनने के बाद जो ये रिजर्वेशन बना है उसको आप पढ़ेंगे। बट आपको बहरहाल पहली बात में ये समझ में आ गया होगा कि भाई इस चैप्टर में एक ऑर्डर पास होता है, उस ऑर्डर से एक रिजर्वेशन दे दिया जाता है और उस रिजर्वेशन से ही सारी जो है फसाद की जड़, जो सारी लड़ाई है वो शुरू होती है। बेनिफिट किसको मिलता है भाई साहब? द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज स्टिल देन अवेलेबल फॉर एसटीज एंड एससी। पहले ये सिर्फ एससी और एसटीज के लिए था। नाउ एक और क्लास आ गई जिसका नाम था एसईबीसी। अब आप खुद सोचिए, अगर हम रिजर्वेशन सबको देते जा रहे तो जिनको नहीं मिल रहा उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी थी, कुछ को फायदा भी हुआ। तो हमेशा ही क्या होता है, डिसीजन के लिए दो लोग होते हैं, एक वो जिनको वो डिसीजन अच्छा लगता है, दोज हु सपोर्टेड एट दैट टाइम ऑल्सो, वहां पर भी थे, और कुछ लोग ऐसे होते जो उसको अनसपोर्ट करते हैं, नॉन सपोर्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, हमें नहीं अच्छा लग रहा। तो ऐसे लोग, बहुत कॉमन सी बात है, फायदा ना फायदा ये चलता ही साथ में है। सो हु वर द डिसीजन मेकर्स? नाउ आपका क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन भी एक समझने के लिए बात है, क्योंकि हम सिर्फ डिटेल स्टडी कर रहे हैं, दैट्स इट। और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि कुछ नया काम करें। देखिए, भारत सरकार का कोई कानून है, भारत सरकार का कोई ऑर्डर है, उन्होंने पास करना है, हमने कुछ लेना देना नहीं है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऐसा हुआ कैसे रहा है, किसने किया होगा, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर पास होता है, जब भी कोई लॉ पास होता है, तो वो लोगों के ऊपर होता है। तो लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि आखिर पॉलिटिक्स में कुछ चीजें कैसे होती हैं। बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। वही बेसिक जानकारी आपके साथ मैं बातचीत के थ्रू यहां पर कर रहा हूं। सो हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम? आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने मेमोरेंडम साइन किससे करवाया? जॉइंट सेक्रेटरी से करवाया, भारत सरकार ने पास किया। आखिर इन दोनों में कौन वो इंसान है जिसने इस ऑर्डर को डिजाइन किया, जिसने इस ऑर्डर को मतलब डिसाइड किया? कौन है? आप ये तो नहीं कह सकते कि सर जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया तो उन्होंने कर दिया, मतलब आखिरी पर्सन इज द लास्ट पर्सन, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई इन्होंने ही किया है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कहीं से गुजर जाए, पुलिस का केस कैसा होता है, आखिरी वक्त पे जो मिला भाई तू ही इसके साथ था, मतलब तू ही लफड़े में है। तो क्या हम यहां पर जॉइंट सेक्रेटरी को मान लें? क्या इतनी सी बात हम मान लें? तो देखिए, आसान ऐसा तो नहीं है। इतने बड़े डिसीजन है जिससे दंगे होने की सिचुएशन हो रही है, दंगे हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन मिल रहा है। यह इतना मामूली डिसीजन नहीं है कि इसे एक कैबिनेट सेक्रेटरी, सिविल सर्वेंट खुद से ले सके। अब क्यों नहीं ले सकता, तो आप उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन देता हूं। आप खुद बैठ के जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये तो एक अधिकारी है, इनको जनता को जवाब नहीं देना है। ये एक सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, इनकी एक पूरा टर्म पीरियड है, 60 साल तक इन्हें नौकरी करनी है और अपना रिटायर होकर चले जाना है। अंत में जनता के बीच में जाने का जो काम है, जनता से हर 5 साल में मिलने का जो काम है, वो नेता का है। सो ये नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि अफसर को क्या लेने देना। अफसर को तो नेता बोलेगा कि भाई साइन कर दो, कर दूंगा सर, थोड़ा बहुत सोचूंगा, समझूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, कर दूंगा साइन। एट द एंड मिनिस्ट्री आपकी है, मैं तो एक ऑफिसर हूं। तो सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द जॉइंट सेक्रेटरी। इनके अकेले का तो नहीं हो सकता। सो ही इज द ओनली इंप्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द, किसने दी थी? मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। जो डीओपीटी डिपार्टमेंट जिन मिनिस्टर के अंडर आता था, उन्होंने ही ऑब्वियसली इस ऑर्डर को पास करवाया। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अपना डिस्कशन हुआ, सब बातचीत हुई, सब मिनिस्टर्स ने एग्री किया, सरकार ने राजी किया, आगे पार्लियामेंट में पेश हुआ, बहस हुई, जो चेंजेस करने थे कर दिए, XYZ जो भी करना था। देन उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया एक अधिकारी को, क्योंकि जरूरी है साइन अधिकारी के होना। तो वो अधिकारी ने साइन किए और जो ऑर्डर पास होके आगे इंप्लीमेंट हो गया। इस तरीके से हुआ। आपको एक बार और दोबारा भी समझने को मौका मिलेगा इसको। सो डिसीजन मेकर्स की बात करें तो देखिए, इतने बड़े डिसीजन जो है, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहां पे बहुत सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की एक सरकार बनती है, उन सरकार का एक मुखिया होता है। उस मुखिया के ऊपर भी एक जो है, आप देख सकते हैं कि एक तरह का एक सेरेमोनियल हेड होता है, जिसका कामकाज होता है कि हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सो पढ़ते हैं कि करके कि हमारे देश में डिसीजन मेकर कौन कौन होते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है पूरे देश में। देश के आधे से ज्यादा काम जो होते हैं इन्हीं के नेम पर होते हैं, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं वो इनके नेम पर होती हैं। बाहर से कोई राजदूत, जिसे आप एम्बेसडर कहते हैं, जैसे अभी कनाडा का आपने देखा होगा, जिनको भगाया, वो एम्बेसडर यहां पे रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी एम्बेसी कहां होगी, किस नेशन की एम्बेसी होगी, ये सब डिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं। नेशन के फर्स्ट पर्सन भी यही है, कंट्रीज फर्स्ट पर्सन भी यही है, फर्स्ट पीपल भी यही है, हाईएस्ट फॉर्म अथॉरिटी भी यही है। तो प्रेसिडेंट एक हो गए। नेक्स्ट इज पीएम, प्रधानमंत्री। सो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? कमेंट में बता दीजिए, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हु इज द
हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार किनकी है? जीते हुए लोगों की है। जीते हुए लोग किसने जिताए? लोगों ने जिताए, उन्हीं का ही प्रधानमंत्री बनता है। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइजेस ऑल पावर, सारी सरकार के पावर चलाने का काम जो है इनके पास है। देश में जितने ज्यादातर मेजर पॉलिसी डिसीजन जितने भी हो रहे हैं वो मोदी जी ले रहे हैं। सो फिर राष्ट्रपति का क्या है? साइन करने का काम। मैंने बोला ना फॉर्मल अथॉरिटी है, फॉर्मली रूप से चल रहे हैं। बाकी ऐसा प्राइम मिनिस्टर के आगे अपना जो इतना पावरफुल आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि डेमोक्रेसी है। सो टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग्स क्या होती है? मंत्री जो होते हैं ना, मंत्रियों की जब मीटिंग होती है उसे कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। कैबिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मिनिस्टर्स कैबिनेट के हैं। प्रधानमंत्री के सबसे नियरेस्ट जो जोन है वो कैबिनेट, जिसको आप कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो सबके साथ मीटिंग लेना। जैसे आपने राजनाथ सिंह जी के साथ सुना होगा, नितिन गडकरी जी के साथ सुना होगा, इससे पहले आपने बहुत सारे और तमाम मिनिस्टरों के नाम सुने होंगे, तो वो सब सुनेंगे। XYZ बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग करने का काम प्रधानमंत्री का है, उन पे फैसले लेने का काम प्रधानमंत्री का है। नाउ द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से भी फैसले होते हैं, कानून बनते हैं ऑब्वियसली। पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं, दो हाउस होते हैं, आप देखेंगे राज्यसभा एंड लोकसभा। दीज आर दी टू हाउसेस, दो हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। सो प्रधानमंत्री कहां के होने चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जब इतने पावरफुल हैं तो कहां के हों? देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं, पहली बात बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं। वहीं पर लोगों की मेजॉरिटी ऑफ जो है मेंबर्स बैठे होते हैं, लोगों ने वोट जिनको दिया है वो राज्यसभा को नहीं दिया होता, लोकसभा। लोक मतलब ये सारे लोग और इनकी सभा जो बैठी है। हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, लोगों के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वो यही बैठते हैं। जो आपको मिलेगा कि भाई आपका लोअर जैसे हाउस आप देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे मिल गया राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। यहाँ पे मेंबर बनने के लिए 25 एज चाहिए, यहाँ पे बनने के लिए 30 ईयर्स एज चाहिए। आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले चांस अगर किसी को एमपी मिलने का बनता है बाय द एज के हिसाब से, तो वो लोकसभा, देन राज्यसभा। एक दिन ना एक दिन तो सबको 30 का होना ही है। सो हाउ इट वाज स्टार्टेड, कैसे वो ऑर्डर पास हुआ होगा जिस पे हम जा रहे थे, जो ऑफिस मेमोरेंडम ऑफिस से जो ऑर्डर पास हुआ है वो कैसे स्टार्ट हुआ होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, उन्होंने अपॉइंट किया एक बैकवर्ड क्लास कमीशन। मतलब कि अगर कल को कोई और चर्चा होती, मान लीजिए कोई विधवा पेंशन, एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके लिए हर एक के लिए कमीशन बिठाया जाता है, एक आयोग बिठाया जाता है। आयोग का एक चेयरमैन भी होता है, उस आयोग में कई और मेंबर भी होते हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मान लीजिए मॉनिटर होता है ना, क्लास पूरी है उसमें एक मॉनिटर भी है, तो यहां पर भी बहुत सारे मेंबर हैं, उनमें एक चेयरमैन भी है। पहला कमीशन 1953 में आया था। 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, काका कलेलकर। फर्स्ट कमीशन 1953 में बना था, 1955 में रिपोर्ट सबमिट, बट उसका इंप्लीमेंटेशन इतना नहीं हो पाया। तो फिर एक और कमीशन बना जिसको आप देख रहे हैं 1979 में। तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है 1979 में, जिसके मुखिया थे बीपी मंडल। इसीलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको क्या पूछा गया? इनको पूछा गया कि भाई साहब आपको आइडेंटिफाई करना है एससीबीसी क्लासेस के लिए। एससीबीसी मतलब समझ गए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जो शिक्षा के तौर पे पिछड़ी हुई हैं, उनको आप पहचान कीजिए और साथ साथ तरीका भी बताइएगा कि कैसे इनको एडवांसमेंट किया जा सकता है, इनका भला किया जा सकता है, इनका वेलफेयर किया जा सकता है, कैसे इनकी हेल्प की जा सकती है। इतना सा काम दिया मंडल, बीपी मंडल जी को। इसीलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं 1979 में कमीशन बनता है, बीपी मंडल इसके चेयरमैन होते हैं। इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इनको क्या दिया गया है? टू आइडेंटिफाई एससीबीसी क्लासेस, और उनके लिए आप ऑल्टरनेट, आप एडवांसमेंट की भी बात बताएं। ये आप देख सकते हैं मंडल कमीशन इस तरीके से जो आपको बताने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमीशन अपनी जिम्मेदारी लेता है, कमीशन बखूबी उस पर रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट को ले जाके 1980 में सबमिट कर देता है। तो कमीशन ने अपना जो जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से निभाई। निभाने का मतलब यह था कि एक मंडल कमीशन ने कई सारे सजेशंस अपने दिए, जिनमें से वो 27% का जो रिजर्वेशन था वो एक और तरह का एक सुझाव था, उसमें ही वो इंक्लूड था। और कई सुझाव दिए थे, 27% वाला भी उसमें से एक सुझाव था। बहुत सारे रिकमेंडेशंस बताए और उन्हीं में से एक रिकमेंडेशन था 27% रिजर्वेशन दे दीजिए, एक नई क्लास बना लेते हैं एसईबीसी। ये बात इनको भी बता दी कि पहले से एसटी एससी है और अब एक नई क्लास बनाने की तैयारी हो रही है। इसके क्या सर्कमस्टांसेस, क्या इसके कोई मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो तो बात की बात है, क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि एक क्लास को प्रमोट करने की जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है तो करना था। 27% रिजर्वेशन की इन्होंने सलाह दी। इस रिपोर्ट को बाद में पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया।
डिस्कस किसने किया होगा जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पार्लियामेंट के राजा जिनका हम नाम ले सकते हैं कि उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लोगों के मुखिया वही हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के हेड भी वही हैं। तो यहां पर किसने इस पे चर्चा करी, ये एक बात सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन इस समय आपको लगता है कि प्रधानमंत्री थे। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उठा के इस रिपोर्ट को उठा के पार्लियामेंट में चर्चा कर दी गई। 1989 में लोकसभा जब चल रही थी, लोकसभा के जो मतलब इलेक्शन होने थे, लोकसभा के जो इलेक्शन होने थे 1989 में, जनता दल एक पार्टी जो अभी आप देखेंगे जो सरकार में आएगी सिर्फ इस वादे के साथ कि उन्होंने वादा कर दिया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। नाउ इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड, उसमें सब कुछ लिख रखा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चुनाव में जो वादे होते हैं वो सब लिख रखे थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो। और उन्होंने क्या बोला बच्चों, इफ दे गेन मेजोरिटी और इफ दे गेन पावर, अगर वो पावर में आते हैं या बहुमत में आते हैं या उनकी सरकार बनती है, देन दे वुड इंप्लीमेंट, किसे इंप्लीमेंट कर देंगे, मंडल कमीशन के 27% वाले रिजर्वेशन के किसको बच्चों, रिकमेंडेशन को। और इस वादे के साथ लोगों को बहुत अच्छा लगा और अच्छे खासे वोट मिले और सरकार जीत गई, सरकार जीत गई। सो यहां पर आप देखेंगे वीपी सिंह की जो सरकार है वो बन जाती है, विश्वेंद्र प्रताप सिंह की सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बन गई। सो आप देखेंगे जो इनके लीडर थे वीपी सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्वेंद्र प्रताप सिंह, ये पीएम बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन गए। 6 अगस्त 1990 को he took forward decision to implement the मंडल्स रिकमेंडेशन। 6 अगस्त 1990 को ये बोलते हैं भाई साहब जो मैंने वादा किया था, जो रिकमेंडेशन हमें मंडल कमीशन ने दी थी, अब उसे इंप्लीमेंट हम करेंगे। सही है भाई, सरकार ने वादा भी किया है तो सरकार अपने वादे के साथ चल रही है। और इन्होंने ये बात बताई प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट साहब हम ये चाहते हैं, हम अपना रिकमेंडेशन जो वादा मिला था हमें लोगों से करने के लिए कि भाई हम रिजर्वेशन को लागू करेंगे, अब हम उसे करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को बता दिया, प्रेसिडेंट ने आकर जो है वो अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट के, भाई सरकार की ये इच्छा है, सरकार ये करना चाहती है। क्या करना चाहती है, 27% के रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना चाहती है। बहस होती है, सब कुछ होता है और अपना बाद में एट द एंड आप देखेंगे कि इंप्लीमेंट हो भी जाता है। अगले दिन जब राष्ट्रपति ने बता दिया कि भाई, राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट करके दे दिया, ऐसा लिख के कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जो थे वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर देते कि देखो भाई मैं करने जा रहा हूं। राष्ट्रपति ने इंटीमेट कर दिया, सूचना दे दी, प्रधानमंत्री ने अपना बता दिया कि करने जा रहे हैं। थ्रू कैसे, एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक भाषण, एक अभिव्यक्ति दे दी, एक बता दिया, स्टेटमेंट निकाल दी कि भाई मैं ये कर रहा हूं, बता दिया सबको। किसको बता दिया, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों को बता दिया जाता है। इसके बाद जो फैसला लिया गया उसको भेज दिया गया कहां, डीओपीटी के पास, यानी कि फैसला हो चुका है, तुमसे पूछना क्या भाई, सरकार तो मेरी है, मुझे फैसला लेना है, मैंने ले लिया, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, बस बाकी क्या बताना पड़ता है, ऐसा इज्जत भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ डिस्कशन करना पड़ता है। तो बता दिया और फैसला लेके भेज दिया गया डीओपीटी के पास, जहां पे आप जानते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी बैठे हुए, साइन करेंगे, रूल पास, खत्म। तो जो डीओपीटी के सीनियर ऑफिसर थे, दे ड्राफ्टेड एन ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर तैयार किया विद द कैबिनेट डिसीजन, जैसा जैसा मंत्री साहब ने बोला वैसे डिसीजन तैयार हो गए। उसके बाद मिनिस्टर से अप्रूवल ले लिया गया, अप्रूवल ले लिया गया भाई साहब, है ना, किसने लिया, ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, वही ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी, और उन्होंने ही भारत सरकार के बिहाफ पर ऑर्डर साइन कर भी दिए। ये जो ऑफिसर की बात हम यहां कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये वही ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात हो रही है। चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सारी कहानी समझ में आ गई, कैसे डिसीजन लिया गया, यस और नो। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि अप्रूवल लेके सरकार के बिहाफ पे, भाई मंत्री जी ने बोला तो आप साइन कर ही रहे हैं, तो जिम्मेदार है ही है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एट द एंड चली किसकी, अधिकारी की या मंत्री की? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि किसकी चली एट द एंड, मिनिस्टर की चल रही है या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसे हम सिविल सर्वेंट कह रहे हैं उनकी चल रही है? किसी एक की तो चल रही है। मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में इस बात को बता दिया कि भाई देखिए जवाबदेही किसे देनी है, ऑफिसर को या मिनिस्टर को? जो जवाब देगा उसी की एट द एंड चलती है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ही चलनी जरूरी है। बिकॉज हम किस में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी में जनता के हिसाब से चलना पड़ता है। ये जो ऑर्डर पास हुआ इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसकी वजह से जगह जगह दंगे फसाद होने लगे, बहुत ज्यादा विरोध हुआ इसका, बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्यों दंगे हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को लगा जो आने वाली कई सालों में जो नौकरियां हैं उसमें अब प्रॉब्लम होगी लोगों को। क्यों होगी? एसटी एससी थे, अब एससी बीसी भी आ गए, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड पीपल होंगे अब उनको भी नौकरियां कम मिलेंगी। तो इसलिए ये जो लड़ाई
जारी रही। तो लोग बोलते हैं ऐसा रिजर्वेशन की लड़ाई, ऐसा दंगे फसाद, ऐसा जो है प्रमोशन होने लगा कि भाई हाँ हमें ये जो है गलत लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोटेस्ट हुए, बहुत हुए। सो हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट? अब बात ये है बच्चों, जब इतने दंगे हो ही रहे हैं, जब इतने प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, नाउ हु हैज द अथॉरिटी टू रिजॉल्व सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स? कौन कर सकता है इस मामले, इस तरीके के मामलों की सुनवाई? किसके पास है ये अधिकार? तो मैंने आपको बोला दो घर के बच्चे लड़ लेते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अंत में फैसला घर के बड़े को करना, बड़ा इज जुडिशरी, जुडिशरी विल डिसाइड। जुडिशरी में कौन आता है? मेजरली तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये तो आते ही हैं, बट जुडिशरी इससे थोड़ा ब्रॉडेड है। अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी दो कोर्ट और आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होते हैं, वो भी जुडिशरी का पार्ट है, एंड इसके नीचे एक और होते हैं, उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो वो भी इसी का ही पार्ट है। तो जुडिशरी का मतलब चार कोर्ट हो गए आपके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जुडिशरी। ये लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। दे सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। सरकार के फैसले के खिलाफ अगर कोई जाना चाहता है तो बेशक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फैसला चैलेंज कहां होगा? चैलेंज होगा बच्चों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं ना कहीं किसी न्याय याचिका, किसी न्यायालय में याचिका लगाई जाएगी न्याय के लिए। तो मान लीजिए ये भी आएंगे, जो लोग खुश नहीं है उन्होंने भी याचिका लगाई, उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट की फोटो आप देख ही रहे हैं। तो कुछ लोग और कुछ एसोसिएशन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है उस ऑर्डर के खिलाफ थे। ठीक है, खिलाफ थे, उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस फाइल कर दिए सबने। 10 राम श्याम सीता गीता पपीता पपीता सब, खोजनहारी पालनहारी राम दुलारी श्याम प्यारी, सबने दाखिल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला भैया इतने मामले हो गए, इतने लोगों के केस है, मामला क्या है? वही वाला। ऐसा करो इन्हें बंच कर दो, इकट्ठे कर दो, मुद्दा तो एक ही है। सो सुप्रीम कोर्ट पे सब अपीलें हुई। सो टू डिसाइडेड ऑर्डर टू डिक्लेयर ऑर्डर इनवैलिड। तो इन सब क्या करे थे? वो जो आपने 27% रिजर्वेशन दिया है, जो 27% रिजर्वेशन दिया है, जो 27% जॉब रिजर्वेशन दिया है, उसे क्या कर दो? इनवैलिड डिक्लेयर कर दो। इस बात को दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन सब केस को बंद कर दिया, क्योंकि मामला तो एक ही है। मैंने आपको यही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सब केस को इकट्ठा होकर सुनवाई करी और एक रिप्रेजेंटेटिव चुना इनका, कि भैया एक नाम चुन लो, एक तुम्हारी तरफ से, एक भारत सरकार की तरफ से। तो इस जो केस था, इस केस को वैसे जाना जाता है इंदिरा साहने वर्सेस, या फिर जो मतलब इंदिरा साहने और अदर्स, जो बाकी के लोग और एक मेन चेहरा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार। इस मामले की सुनवाई जो है वो 11 जजेस कर रहे थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहे थे। दोनों तरफ से दलीलें होती है, बहस होती है, सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लेट मी डिसाइड। चुप चुप चुप, कोई नहीं बोले। इन 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑर्डर ठीक है, चलो जाओ अपने घर को, ऑर्डर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को यह ऑर्डर वैलिड लगा। उसी समय आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की, जब इतने सारे लोगों के इश्यूज थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते ठीक है भाई एक बार देख लो यार, रिकंसीडर कर लो, कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सरकार को कि मॉडिफाइड कर लीजिए अपने ओरिजिनल ऑर्डर को, अपने ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई कर लीजिए। क्या मॉडिफाई करना था? जैसे कि बोला भाई एक बार बताओ, इस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में भी तो पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, इस पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ। सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास में भी अच्छे खासे रईस, पैसे वाले, पढ़े लिखे कुछ लोग हो सकते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दो। और जाके फिर से पहुंच गए डीओपीटी ट्रेनिंग के पास, जो है फिर सरकार ले गई। भाई सरकार ने ठीक है माना, सरकार ने कुछ मॉडिफिकेशन की। अब वही है, सरकार तो ऐसे ऑर्डर पास करती नहीं, उठा के ले गए डीओपीटी के पास। डीओपीटी ने फिर से एक और मेमोरेंडम साइन करके ऐसे इशू कर दिया ऑन 8 सितंबर 1993। तो इस तरीके से 1989 की जो कहानी है वो 90s में निकलकर 93 में जाके वो सॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। तो सरकार और एग्जीक्यूटिव की कहानी ऐसी है कि भाई साहब लेजिस्लेटिव बिना एग्जीक्यूटिव किस काम की, और एग्जीक्यूटिव बिना लेजिस्लेटिव किस काम की। और जुडिशरी बोल रही है तुम हरकतें नहीं करोगे तो मैं किस काम की। तो इसका मतलब तुम करते जाओ और मैं अपना नीट एंड क्लीन काम करती रहूंगी। तो जुडिशरी का ऐसा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है, क्यों है नीड? तो देखिए, एक देश को चलाने के लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि देश के लोगों के लिए सिक्योरिटी इंश्योर कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। भाई हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। हमें एजुकेशन प्रोवाइड, हेल्थ फैसिलिटीज देने की जिम्मेदारी किसकी? हॉस्पिटल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वो हमसे टैक्स वसूल करे, वही करती है। और उस टैक्स को वसूल करके हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बनाना आपका काम, सरकार का काम। और यही नहीं, बहुत सारे रूल, रेगुलेशन, वेलफेयर स्कीम बनती हैं।
भाई विधवा पेंशन हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, छोटी बेटियों की एजुकेशन हो गई, लाडली योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, सिलेंडर पहुंचाने की घर तक, ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं। तो ये सब काम सरकार के हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन सबको करने के लिए हमें सरकार चाहिए, और सरकार मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वहां पार्लियामेंट होगा ही होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए सबको क्लियर है? सबको आगे चलते हैं। सो सम पर्संस हैव टू टेक डिसीजन, तो इसका मतलब कुछ लोगों को तो फैसले लेने पड़ते ही हैं, ये सब काम करने के लिए कोई तो फैसला लेगा। सो हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, तो कैसे चलेंगी एक्टिविटीज, तो देख लेते हैं। व्हाइल अदर्स हैव टू इंप्लीमेंट दीज डिसीजन, देखिए एक है कानून बनाने वाला और एक है कानून इंप्लीमेंट करने वाला। ऑफिस मेमोरेंडम हमने क्या देखा, वीपी सिंह ने फैसला लिया हम इंप्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल में उस लॉ बना लिया, पूरे कमीशन सजेशन सब हो गए, साइन किसने किया, एग्जीक्यूट किसने किया, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने। तो कोई लोग फैसला लेंगे, कोई लोग जो है एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाट अबाउट डिस्प्यूट्स, अब सीधी सी बात यह है कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बहस हो गई, मान लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बोला कि मैं इस लॉ पे साइन नहीं कर सकता, या फिर मुझे सही नहीं लग रहा, या कोई बात हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो इस बात का फैसला कौन करेगा? तो आप जानते हैं दोनों के फैसले करने के लिए कौन बैठा हुआ है बच्चों? जुडिशरी। कौन बैठा हुआ है? जुडिशरी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर डिस्प्यूट आए, अगर बहस हुई, अगर तनातनी हुई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, सरकार के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अब ना तो सरकार झुकने वाली है, ना पार्लियामेंट झुकने वाला है, ना ही एग्जीक्यूटिव। सो हु विल डिसाइड कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? सर हो जाइए साइड, लीजिए, हो गए। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड, तो बहुत सारे अरेंजमेंट बनाए जाते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, एक लेजिस्लेटिव होगा, एक जुडिशरी होगी, इन सबको मिला के हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। यही है वो सारी संस्थाएं जो लोगों को और देश को चलाने का काम करती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। हंस रहे हैं पेट में, पेट में हंस रहे हो? ऐसे कैसे हंस रहे हो? पेट में कहीं हंसते हैं? वैसे ही पागल बना रहे हो मुझे, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी मान लेते हो। चलो, एक डेमोक्रेसी तब अच्छे से चलती है जब ये सारे इंस्टीट्यूशन अपने अपने काम सही तरीके से करें। लेजिस्लेटिव कानून बनाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना करे जुडिशरी को, जुडिशरी अपना काम करे, ज्यादा समस्या ना करे बार बार पार्लियामेंट को, एक्जीक्यूटिव अपना सुनता जाए, अपना दिमाग लगाता जाए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो वो सब अपना काम करेंगे तो सब बढ़िया से चलेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्रियों का काम है बड़े बड़े पॉलिसी पे डिसीजन लेना, तो राष्ट्रपति इस पे इन्वॉल्व ना हो, जुडिशरी इस पे इन्वॉल्व ना हो, बढ़िया है। सिविल सर्वेंट का काम है कि जो लॉ कानून ऊपर से बनकर आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करना, तो काय को ऐसा प्रॉब्लम करना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और इन सब जुडिशरी का काम है कि डिस्प्यूट आए तो उसको रिजॉल्व करना। खाली बैठे कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री जी हम कुछ मदद कर दे, काय को कर दोगे। सेपरेट तीन पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो आप जाइए अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई किसी के मामले में इंटरफेयर ना करे, यही है बेस्ट रनिंग जो होती है किसी भी देश में डेमोक्रेसी को अच्छे चलने की। मोदी जी अपना काम करें, सिविल सर्वेंट अपना काम करें, जुडिशरी अपना काम करे, यही तो देश चाहता है और यही एक अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान भी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन की बात करें इज नॉट इजी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनके साथ काम करना मुश्किल क्यों है? देखिए, खुले बैल तो है नहीं कि कहीं भी जाएं कहीं भी चले जाएं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। इधर रोकने को भी है, इधर टोकने को भी, और इधर बोलने को भी है। लेजिस्लेटिव में जो कुछ होता है उस पर एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है हिसाब किताब, बातचीत। इन दोनों से बच भी गया हिसाब कहीं भी जनता के लिए, तो जुडिशरी तैयार बैठी है। तो रूल रेगुलेशन एक ऐसी आफत है जिसमें हर व्यक्ति ना अपने आप को घिरा घिरा महसूस करता है। आप रोड पे चल रहे हैं, रेड लाइट लगी हुई है, इसलिए आपको मजबूरी से लग रही है, क्या यार चलते हुए कोट पैंट पहन के कौन रुकता है रोड पे, चलता जाता चलता जाता चलता जाता, तो जिंदगी निकल ही जाती कई बार, क्योंकि इधर से आप चलते उधर से कोई और चलता और आप चले ही जाते। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ी काम की चीज है वैसे। सो बिकॉज इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, हर इंस्टीट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशन है। प्रधानमंत्री को भी आना पड़ता है, देख लीजिए, चाहे बेशक प्रधानमंत्री राजा है बेशक, पर लोकसभा में आना पड़ता है, राज्यसभा में भी आना पड़ता है, नेताओं को साथ मीटिंग करनी पड़ती है, नेताओं को भी बड़े रूल रेगुलेशन से रखना पड़ता है, सब कुछ हिसाब एकदम बना के रखना पड़ता है। आसान तो नहीं है किसी भी इंसान के लिए, बेशक आप इतने बड़े नेता हैं, बट देखिए रूल रेगुलेशन तो आपके लिए भी है। सो दिस कैन बाइंड्स द हैंड ऑफ लीडर, इससे नेता अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज एंड रूटीन्स। अब इंस्टीट्यूशन में हर मीटिंग भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है। आप होते, आप सोचो उनकी जगह क्या करते, एक मीटिंग, दो मीटिंग, कहते हैं यार कौन कौन रोज रोज मीटिंग करेगा यार, कौन करेगा।
बहुत सारी कमेटी बनाना, आज इस बिल को पास करना इसके लिए कमेटी, कल उस वेलफेयर स्कीम को लाने के लिए कमीशन, जैसे बैकवर्ड कमीशन, एजुकेशन कमीशन बना लिया, कभी रोड के लिए कोई कमीशन, तमाम चीजें। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। भाई एक काम मैं अकेले से करता, फटाफट कर लेता, टीम को बुलाओ, बीच में डिस्कस करो, फिर अपोजिशन के साथ डिस्कस करो, पार्लियामेंट से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, प्रेसिडेंट से साइन कराओ, फिर लागू करवाओ सिविल सर्वेंट से, उसका नहीं पसंद आया फिर से वही प्रक्रिया, डिलेस तो होते हैं। एक इंसान खुद से फैसला ले और पूरी टीम पूरी तीनों से मिलकर ले तो बड़ा मुश्किल है, तो फैसले तो होने होते, बट इसमें एक फायदा भी मिलेगा आपको, फायदा भी देखेंगे। कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है कि डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। प्रधानमंत्री है, लेजिस्लेटिव में बैठे हुए, जाके एग्जीक्यूटिव की सुननी है, फिर जुडिशरी की सुननी है, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं। एंड बट दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डिवीजन ऑफ पावर हो रखा है, करना पड़ेगा। आप फ्रस्ट्रेट होइए, कुछ भी होइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। सम ऑफ द डिलेस, अब आपको पता है डिले भी हुए, कॉम्प्लिकेशन भी आए, ये भी ठीक है। अरे भाई खुद से करते तो दूसरा नाराज हो जाता। अब शादी है किसी लड़के की, वो खुद से अपना बैंड बाजा कर ले, खुद से अपनी जो होने वाली वाइफ है, सही समझ रहे हो, जो बेटर हाफ है, उनके लिए खुद ही लहंगा डिसाइड कर रहा है, खुद ही अपना सामान सट्टा सब तैयार, अपना भाई साहब अपना पूरा पिकनिक घूमने जा रहे हैं, सब कुछ सब हो गया, क्या खाना बनेगा सब डिसाइड हो गया। तो जो घर के लोग हैं वो नाराज नहीं होंगे, भाई हम भी हैं घर में, हमसे भी पूछ लो, हमसे भी पूछ लो। तो ऐसे में शादी के कार्ड हो सकता है 3 दिन की जगह 30 दिन में छपे, क्योंकि सब लोग अरे भाई ये इधर होना चाहिए, राइट होना चाहिए, दीदी का फोटो इधर आना चाहिए, मामी चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, ये तो लिखना भूल ही गए, उसके 4 बच्चे प्रियांशु अंशु जतांशु पितांशु ऐसे लिखने। तो डिसीजन तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, डिले भी हो सकता है, बट आप समझिए इसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, कंसल्ट होने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोग अपनी सलाह दे सकते हैं, इससे वो खुश होंगे कि यार देखो हमसे पूछा गया है। एक शादी में आप सबसे बोलिए, फूफा देखा कैसा मुंह चढ़ा के रखता है, ऐसा ही मुंह चढ़ा के रखता है, बस मौसा देखा उधर मुंह चढ़ा के रखता है, इनके मुंह उधर ही हो जाएंगे। ऐसी सरकार को भी सबसे पूछना पड़ता है, क्योंकि यही है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हर एक से पूछने का अधिकार वो सब है, बेशक डिलेज हो बट डिसीजन अच्छे आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद में बैठने वाला जो मेंबर है उसे कहते हैं सांसद, सांसद जिसमें बैठता है उस घर को कहते हैं संसद, संसद में बैठने वाले को कहते हैं सांसद। यही चल रहा है, संसद सांसद, बस चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। क्वेश्चन ये है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों है। गजब सवाल है, गजब बेइज्जती है, पार्लियामेंट की नीड क्यों, बताइए। डेमोक्रेसी में रहने पूछ रहे हैं पार्लियामेंट की नीड क्यों है, तो समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। देश में कानून बने कहां से, उस मिनिस्टर के पास जो कानून की पावर है वो पार्लियामेंट में बैठकर ही आ रही है। सिविल सर्वेंट ने तो साइन किए, जुडिशरी ने कानून का फैसला लिया, तो कानून बने कहां, पार्लियामेंट में। सो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कैसे कानून बना सकता है साहब, बहुत आसान है। देखिए बारी बारी समझिएगा, मैं पहली बार प्रधानमंत्री बनाऊं, मैं पहली बार कानून भी बना सकता हूं, पहली बार कानून बना रहा हूं। मेरे से पिछले प्रधानमंत्री ने कोई कानून बनाएगा, मैं उसको मिटा भी सकता हूं पूरी तरीके से, मिटा के अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं, ये भी तो है। जो अपना अभी बनाया है उसको भी तो मिटा घटा बढ़ा सब सकता हूं कि नहीं, बताइए। सो पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज पहले से बने हुए लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज, एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, पुराने लॉज को बिल्कुल सफाया, मेक न्यू लॉज इन प्लेस ऑफ देयर, उनकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ देयर प्लेस, मतलब मेक लॉज इन देयर प्लेस, नए रूल रेगुलेशन उनकी जगह पे बना सकता हूं। क्या मस्त काम है प्रधानमंत्री का, एकदम आप समझिए। पार्लियामेंट एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है, कानून बन रहा है, द पार्लियामेंट, ये आप देख ही रहे हैं नया वाला हमारा। और क्या काम है भाई साहब, क्यों जरूरत है पार्लियामेंट की, तो सुनिए। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अभी बीजेपी की सरकार है, अपनी मर्जी से नहीं चल रही, वो भी इस बात को जानते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में भी पार्लियामेंट में अपोजिशन है और रूलिंग पार्टी है, राज्यसभा में भी लोग बैठे हुए, सबके हिसाब से चलना पड़ता है भाई, अकेले से नहीं चलते। किसी को लगता हो कि ऐसा अकेले चल रहे तो अकेले नहीं चल रहे। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द मनी दैट द गवर्नमेंट हैव, सरकार टैक्स वसूल करती है, पैसा रेवेन्यू भी आता है तो एक्सपेंडिचर भी होता है, रोड भी बनता है। पैसा कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, कितना लगेगा, इस बात का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। अपनी मर्जी से कोई बीजेपी, अगर आपको लग रही हो आज की बीजेपी उठ के खर्चा कर रही, नहीं, बहुत सारे लोग गलत फहमी है कि बीजेपी खर्च कर रही है अपने हिसाब से, नहीं, पार्लियामेंट का पैसा भाई, बीजेपी भी पार्लियामेंट में ही है, उनको भी जवाबदेही है, सब कुछ है। सो पार्लियामेंट की और बात करें तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट। कनाडा के ऊपर बातचीत हुई थी, पार्लियामेंट में हुई थी। चीन के ऊपर बातचीत होती है, पार्लियामेंट में होती है। पाकिस्तान के ऊपर बातचीत होती है, पार्लियामेंट में होती है। वहां पर बहस भी होती है, वहां पर रूल भी बनते हैं। तो पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है, एक ऐसा फोरम, मतलब एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मंच है
जहां पर राष्ट्रीय इंटरेस्ट, भारत के हित की बात की जाती है, भारत के लोगों के लिए कानून की बात की जाती है, भारत के लोगों के हित के लिए बात की जाती है, देश के हित की बात की जाती है, चाहे उस देश में रह रहा हो 10 नागरिक चाहे 50 नागरिक, ये सब काम एक पार्लियामेंट स्टेज पे होते हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? बोर तो नहीं हो रहे? ओए छोटे, ऐसा नहीं बोलते ना, ओए छोटे, समझ में आ रहा है? चलो, पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, हाउस ऑफ पीपल, इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये छोटा घर है, पहला स्टेज होता है पार्लियामेंट में 25 एज पे एंटर करने का, वो 30 पे करने का। इसे हिंदी में राज्यसभा, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, उसे लोकसभा हिंदी में, और अंग्रेजी माध्यम में उसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। इसे अपर हाउस कहते हैं, इसे लोअर हाउस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि भाई सबसे पहले ऐसा राज्यसभा ऊपर, फिर लोकसभा ऐसे 25 साल 30 साल, उसके बाद लाजवाब बेमिसाल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट हो सकता है या नहीं है? क्या कहते हो आप? और है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगा आपको कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है। क्योंकि ना तो ये राज्यसभा में बैठ रहे, ना ये लोकसभा में बैठ रहे, फिर बैठ किधर रहे हैं, कैसे हुए पार्लियामेंट का पार्ट? सिंपल सी बात है, समझा दो तो भाई साहब बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान करे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, है ना, अच्छी नौकरी मिले तो हो, ऐसा होता ना, दूधो नाओ पूतो फलो, ऐसा। तो मैं कह रहा हूं खूब खाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लगो। सो देखिए, इस द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस, ही शी इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल्दो नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, चाहे वो राज्यसभा लोकसभा के पार्ट नहीं है, बट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है फिर ये, कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ भाई साहब कि कोई भी कानून आप देखेंगे लोकसभा से पास होकर, मतलब ऐसा भी देखेंगे कानून नहीं बना भी, ये प्रेसिडेंट है। लोकसभा में पहले ये बिल होता है, एक्चुअल में कोई भी कानून बनने से पहले वो बिल होता है, बिल यहां से पास हुआ, राज्यसभा गया, यहां से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया। अगर प्रेसिडेंट ने इस पे यस का मतलब क्या है, ऐसा एसेंट मतलब साइन कर दिए, तो साइन करते ही वो बिल बन गया लॉ। कोई भी कानून बनने से पहले वो बिल होता है, लोकसभा ने पास किया राज्यसभा के ऊपर, राज्यसभा ने पास किया प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट साइन किया, लॉ बन गया। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अगर राज्यसभा मना कर दी थी तो वो बात की बात है। इतना दिमाग नहीं लगाने का, जितना पढ़ाने का उतना पढ़ने का, उतना ही समझने का, एक्सप्लेनेशन बाद में उसका रिक्रिएशन, इसका ऐसा दाएं बाएं जाने का, वो सोचने का समझने का भी आगे और आने का टेंशन ही नहीं। अभी क्या है, अभी पॉजिटिविटी में बात करेंगे, अभी सकारात्मकता में बात करेंगे, सब चीज अच्छी हो रही है, तुम पास करो हम पास करें, चलो कुछ नया करें, बनाते हैं बिल को लॉ। तो बिल लॉ कैसे बना, सबने यस 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 साइन किया, लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट। एसेंट का मतलब उनका साइन, उनका अप्रूवल। जब राष्ट्रपति कह दे साइन कर दे तो वो बन गया लॉ। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जब से आप करेंगे, जिसे आप अभी भी करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन के बाद कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, हमको कोई समस्या नहीं है। पहला इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी प्रेजेंट में, एंड हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, इन लोगों को कौन अपॉइंट करता है, मतलब कौन इलेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म या फिर टेन्योर, कितने टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल 8 साल, क्या जवाब है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज इट परमानेंट, क्या आप कह सकते हैं कि लोकसभा परमानेंट है या राज्यसभा परमानेंट है, क्या उसे पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्या बता दीजिए आंसर, आप ही को बताना है। चलिए, डू यू थिंक दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल एज इट इज कॉल्ड अपर हाउस, क्या लगता है आपको, क्या लगता है। मैंने बोला राज्यसभा अपर हाउस मतलब बड़ा, तो क्या यह ज्यादा पावरफुल है लोकसभा से, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगता है आपको। लोगों की सरकार लोकसभा में बैठी हुई है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय दी लोकसभा ऐसा अपना बैठे हुए हैं, तो कौन है मोर पावरफुल, राज्यसभा या लोकसभा, तो बताएंगे, देखेंगे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर तो राज्यसभा को दी है राज्यों के मामले में, जैसे राज्यों में कौन सी नौकरियां निकालनी है, राज्यों की बाउंड्री बढ़ानी है घटानी है, ऐसे कुछ तमाम मामले जो है वो राज्यसभा के ऊपर है। राज्य है ना राज्यसभा, तो राज्यों के विषय में जो मामले होंगे, जो स्टेट के कंसर्निंग मैटर्स होंगे, वो राज्यसभा के साथ डील किए जाएंगे, उनमें उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है बिकॉज राज्यसभा है।
बट लोकसभा की बात करें, ज्यादातर मामलों में लोकसभा की चलती है। क्यों चलती है? अब सोचिए, लोकसभा, लोगों की सभा। अब बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की यार, तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार, लोगों की सरकार मतलब लोकसभा में जो बैठी हुई सरकार है उनकी चलेगी, उनकी चलेगी। कैसे मान ले? मनवा देते हैं। नहीं मानोगे? मानोगे, अभी मानोगे तो सुनिए। एक कोई साधारण लॉ है, कोई भी एजुकेशन का, सैनिटेशन का, रोड का, कोई भी लॉ बनाना है, दैट नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। इस प्रकार के लॉ पे तो दोनों को पास करना है, कोई प्रिविलेज आपको दिख नहीं रहा है, पर हां लोकसभा की फिर भी मेजोरिटी रहेगी। बट मान लीजिए अगर इस ऑर्डिनरी बिल में भी बवाल हो गया, राज्यसभा कह रही मुझे नहीं अच्छा लग रहा भाई लोकसभा तुम जो कर रहे हो, इफ डिस्प्यूट अराइजेस, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? फाइनल डिसीजन किसका होगा? हु विल प्रिवेल? प्रिवेल मतलब किसकी चलेगी? किसकी चलेगी भाई? किसकी चलेगी? लोकसभा की चलेगी। पहले ही बोला राज्यसभा का मैटर तो नहीं है। राज्यसभा राज्यों का मैटर है क्या? राज्यों का मैटर है? नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है, काय को प्रॉब्लम ले रहे हो? किसकी चलेगी? लोकसभा की चलेगी। राज्यों का मैटर नहीं है तो फिर लोकसभा की चलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वाई लोकसभा विल प्रिवेल? वाओ, कितना इज्जत चालू आदमी, तुमने फिर पूछ लिया लोकसभा की क्यों चलेगी। अरे कितनी बार समझाऊं, इस सर में समझ में नहीं आया क्या? क्यों चलेगी? बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स। एक तो ज्यादा आदमी है, राज्यसभा में 250। आंसर निकल गया बाबा, एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। और देखिए लार्जर मेंबर है, उनसे ज्यादा है, दुगने हैं। कितने एग्जैक्ट है बताओ? चलो अब नहीं बताऊंगा, दुगने लोग हैं, लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स है देन दी राज्यसभा। नेक्स्ट इज लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर्स। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल और राज्यसभा इज मोर पावरफुल? तो ऑर्डिनरी बिल हो, कैसा ही बिल हो, राज्यसभा की नहीं चली है, लोकसभा की चली है। वही बात कर ले मनी मैटर्स की, तो भाई साहब यहां पे तो कतई जहर पावर है लोकसभा के पास, उन्हीं की चलेगी। मनी का मामला है, जनता का धन है, जनता की सरकार जो बैठी हुई है लोकसभा में उसकी चलेगी। सो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। मनी बिल है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा कह रही पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, मना कर देते, कर दे मना, लोकसभा की चलेगी। फिर भी मनी मैटर में केवल और केवल लोकसभा की चलती है, फिर राज्यसभा क्या कर रही है बताओ ना सर। सर बात इतनी सी है कि मैं अगर राज्यसभा बोल रहा हूं ऐसा, अगर मैं राज्यसभा में बैठा हूं और ये बिल मेरे पास आए तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते रोक पाऊंगा, 14 डेज तक रोक पाऊंगा। उसके बाद क्या होगा? बिल यहां से गायब हो जाएगा या बिल निकल जाएगा। तो भाई साहब ऐसा है, 14 डेज तक आप रोक सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो, उन सजेशन को मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। मान लिया तो आपकी इज्जत, नहीं माना तो कोई बात नहीं। 14 डेज बाद क्या होगा? बिल पास हो जाएगा ऑटोमेटिक। राज्यसभा देखती रह गई, राज्यसभा देखती रह गई। क्या हो गया भाई साहब? ये मनी मैटर सीधा लोकसभा, हाईफाई वाईफाई। सो राज्यसभा कैन डिले इट लाइक बाय 14 डेज एंड सजेस्ट चेंजेस इन इट। सुझाव दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लोकसभा। लोकसभा के ऊपर है, सुझाव मानना ना मानना। क्या कर लेगी राज्यसभा? लोगों का पैसा है, लोगों की सरकार, हम विल डिसाइड, हम विल डिसाइड, हम आई लोकसभा विल डिसाइड। ठीक है, चलिए। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कैसे कहते हैं कि लोकसभा पावरफुल है? मंत्री जिनके आगे लोग ऐसा सलूट सलूट मारते रहते, वो मंत्री कहां के हैं? लोकसभा के हैं। उनका मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। सब बने कैसे? लोगों के थ्रू। लीजिए यहां भी राज्यसभा नहीं है। सो द मेंबर्स हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स कैन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। जो मंत्री बने हैं लोकसभा के, उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। यही बात मैंने बताई। राज्यसभा डज नॉट हैव पावर। इस प्रकार की पावर राज्यसभा के पास नहीं है कि राज्यसभा का प्रधानमंत्री आपको बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि जिसको वोट दिए हैं जनता ने, ऑब्वियसली इसलिए दिए हैं, इसे मुखिया बनाओ। तो ये राज्यसभा के पावर नहीं है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कानून बनाने वालों की हमने पढ़ाई पढ़ ली, अब बात है कानून जो बना है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सोचो जरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के बारे में। ओए सोच लो तुम, एक बार तो सोचना बनता है क्या कि दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यही तो मैंने बताया। इस एग्जीक्यूशन का काम उस एग्जांपल में कौन कर रहा था मेरे बच्चों? ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो यही लोगों का काम एग्जीक्यूशन करना है। चलो ठीक है, करता है। क्या करते हैं? दे टेक डे टू डे डिसीजन बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हम रोजमर्रा के फैसले तो ले सकते हैं, ये फाइल वहां भेजनी है, इस लॉ में ऐसा एग्जीक्यूट करना है, सर इस रूल को कल पास करवा देना। पुलिस वाला को देखा है जैसे लगे रहते हैं डे टू डे के फैसले, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ले तो सकते हैं फैसले, बट दे डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। मंत्रियों से ऊपर चले जाए ये संभव नहीं है।
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो हैं, आप सिर्फ साइन करने के लिए हो, जो मैं बोलूंगा वो साइन कर देना, ऐसा मिनिस्टर कह रहा है। आपके पास पावर तो है बट सुप्रीम पावर नहीं है कि जनता के बिहाफ पर आप फैसला ले लो। इसीलिए हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दो तरह के एग्जीक्यूटिव रखे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपने ले ली है, लिटिल जानकारी यू हैव। चलिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात मैंने आपको बताई है कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, क्योंकि ये जनता के द्वारा है तो जनता ने चुने हैं। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड मतलब क्या, 5 साल के लिए तो एक सरकार चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे दोबारा, कौन सी बड़ी बात है, आगे तो आगे, नहीं तो कोई और आएगा, वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा। फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटिकल लीडर्स, ये कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट में फर्क होता है, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट एक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में फर्क होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वही आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिसकी चर्चा आप कर आए हैं, जनता नहीं चुनती, नहीं। सो पीपल आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। क्या मतलब है, एक व्यक्ति 60 साल की नौकरी करता है सरकारी, 60 साल के लिए अपॉइंटेड है। किसी मंत्री को कह सकते हो आप 60 साल के लिए, सोचो, सोचिए, एक अधिकारी 60 साल पे रिटायर होता है, मंत्री थोड़ी रिटायर होता है। मंत्री का क्या है, सरकार जीती तो पार्टी में आ गए, पार्टी बन गई, सरकार बन गई, नहीं तो कुछ नहीं। सो द पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। कौन होते हैं सिविल सर्वेंट, जो सिविल सेवाओं में काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर, डीएम, सरकारी जितने भी ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सब, ठीक है, ये सब सिविल सर्वेंट आपको दिख रहे हैं। जैसे ये आईएएस ऑफिसर है, बैठे हुए मोदी जी के साथ, अच्छी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, काफी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि आपको सोशल स्टडीज की इंफॉर्मेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सो व्हाई आर वी कॉलिंग देम परमानेंट, क्यों कह रहे हैं परमानेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो फिर पढ़ लेते हैं, बिकॉज दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंजेस। ये तो भाई सब रहते हैं क्योंकि 60 साल तक है। इस 60 साल का मतलब अगर मैं मान लूं 5, एक 5 साल तक एक एमपी रहा, ठीक है, मैं पूरा टेन्योर मांग रहा हूं, कितनी बार, इंटू 12 कर लो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 5 5 5, हर 5 साल में सरकार बदलती रहेगी, 12 बार सरकार चेंज हो जाएगी, वो बंदा वही रहेगा तब भी, इसलिए कह रहे हैं वो परमानेंट है, मंत्री तो आते जाते रहेंगे। सो व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। फिर ये क्यों कह रहे हो सर, काय को हमको वहम में रख रहे हो कि भाई इसको तो कह दिया एक बार ये सा परमानेंट रहेगा, और कह रहे हो कि सरकार आती जाती रहेगी, और फिर ये भी कह रहे हो ऊपर से कि मंत्री जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है सिविल सर्वेंट से। गांव से आए क्या है, गांव से आए हूं मैं, ऐसा समझ रहे हो क्या आप कि सर एक तरफ तो तारीफ कर देते हो कभी सिविल सर्वेंट की, और दूसरी तरफ कह देते हो कि मंत्री पावरफुल है। सो हु, या फिर व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन वेरियस मैटर्स। मंत्री क्यों पावरफुल है, मंत्री की क्यों अंतिम फैसले में चलती है। अब अगर यह समझाया नहीं ना सर आपने, तो कट्टी आसी कट्टी ऐसा कहोगे तुम लोग, पर कोई बात नहीं, कह दो, मैं समझा के रहूंगा। फिर भी तुम यही सोच रहे हो मत समझाना, पर मैं समझाऊंगा। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। सरकारी ऑफिसर को आपने नहीं चुना, पर मंत्री को तो आपने चुना है, ये चुना रे बाबा, वोट देख। सो मिनिस्टर इज द फाइनली आंसरेबल टू द पीपल। लोग किसको पकड़ेंगे बताओ, आपको कितने सरकारी अफसरों के नाम याद है जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और कितने मंत्रियों के नाम याद है। आपके अपने इलाके का तो मंत्री याद है, कभी अपने इलाके का एमसीडी चेयरमैन का भी नाम पता है, अपने इलाके में जो सरकारी दफ्तर है उसके मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के अंडर जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनका नाम पता है, नहीं पता है। मंत्री का नाम पता है सर, अरे उसको तो रोज वोट दिया है ना, वो तो रोज मिलता है। दैट इज वाई द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क, कैसी पॉलिसी बनेगी, क्या रूल होगा, उसके क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब पर जो अंत फैसला आप देख रहे हैं, साइन का नहीं, डिसीजन लेने का मंत्री का है। और अगर कोई टेक्निकल मैटर मिल जाए तो उस पर सिविल सर्वेंट की सलाह भी यही लेते हैं। सिविल सर्वेंट दूसरे सिविल सर्वेंट की क्या सलाह ले, भाई ऊपर मंत्री जी का ऑर्डर है, मंत्री जी तुमसे पूछेंगे। आपने हर मिनिस्टर से वो काले कोट में ऐसा वीआईपी आदमी देखे होंगे, वो आईएएस ऑफिसर फाइल फुल लेके खड़े होते, एस जयशंकर जी के साथ देखे होंगे आपने, सब सिविल सर्वेंट है। नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनसे आप सभी वाकिफ हैं, मैं भी इनको नमन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के जो भी प्रधानमंत्री आते हैं आपको उनकी फुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो पोस्ट ही ऐसी है बच्चों। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री की इज्जत सबको करनी आनी चाहिए। मैं कहता हूं कई बार बच्चे से क्लास बोलते हो सर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी होना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो जी के काबिल है, ये हमारे से एक तो उम्र में वैसे बड़े, हमारी परंपरा ये नहीं। दूसरा, देश के बड़े पद पर बैठे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो जी तो चलता है, तो मोदी जी को सब जानते हैं।
ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि हमने इनको वोट दिए, अब आप कह रहे हो राष्ट्रपति कहां से आ गया? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या लिखा है? अपॉइंटेड, नॉट इलेक्टेड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन। इलेक्टेड बाय द पीपल बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपने मान लीजिए बहुत सारे लोग आपके सामने, आपने वोट दिया, आपने लोग जिता दिए, जीत गए ना, अभी वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़े तो एमपी बन गए। आपने सिर्फ लोगों को जिताकर एमपी बनाया, आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उन एमपीओ में आपस में सलाह होगी कि भाई देख हम इतने सारे, हम में से ये हमारा मुख्य चेहरा बनेगा, यानी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री यही बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री मतलब वैसा मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्य मतलब मेन पर्सन, मेन मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास वो टीम जाती है कि सर ये हमारे मेन है, हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप बना दो। प्रधानमंत्री बना देंगे कि ठीक है जैसा आप चाहें, इलेक्टेड एमपी, ठीक है बना दिया। तो आपने एमपी बनाया था, एमपी में से प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट ने बनाया। सो ही कैन नॉट अपॉइंट एनी पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी का कर सकते हैं क्या? अगर मान लो, आपको क्या लग रहा है, मोदी जी को राष्ट्रपति जी ने अपनी मर्जी से चुन लिया? नहीं। सो ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी पार्टी के मुख्य पर्सन थे, मेन लीडर थे, तो इसलिए बनाया गया। जो भी पर्सन लीडर ऑफ मेजोरिटी पावर का होगा, जिसको वो पार्टी चाहती है, उसी को राष्ट्रपति बनाएंगे। सो मान लीजिए इन केस नो पार्टी, नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी। अब अगर मान ले सर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन ऑफ अ मेजोरिटी सपोर्ट। मेजोरिटी सपोर्ट मतलब अब सब आ गए। अब राष्ट्रपति पूछेंगे भाई तुम किसको बनाना चाहते हो? अभी तक तुमने चेहरा डिक्लेयर नहीं करा, तुम्हें पता नहीं है, किसी को चाहते हो तो बता दो, मैं बना देता हूं। तो मेजोरिटी की सपोर्ट ली जाएगी। सो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। ये भी आप समझ लीजिएगा कि जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देखिए राष्ट्रपति मेजोरिटी के चॉइस पे बना देंगे। अगर कोई ऐसे करता है, नहीं हम नहीं बता रहे, तो राष्ट्रपति को जैसा उचित लगे वो बना सकते हैं। ये भी एक डिस्क्रिशन पावर बनता है, वो बना सकते हैं। फिर भाई जब तुम कर ही नहीं रहे हो, आगे सरकार चलाना ही नहीं चाह रहे हो, तुम डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट ही नहीं करवाना चाहते हो, काय को ऐसा लफड़ा बना रखा है, फिर वहां चलेगा। पर जब तक ऐसा मेजोरिटी का हिसाब किताब है तो बना लो। तो जो प्रधानमंत्री है मैं उनके बारे में बता दूं कि उनका टेन्योर फिक्स नहीं है। पहली बात, क्यों फिक्स नहीं है? सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी मेजोरिटी जा सकती है। तो वैसे तो 5 साल होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि फिक्स्ड है। सो कंटिन्यूज टू पावर। वो कब तक पावर में रहेंगे? जब तक उनको सपोर्ट रहेगी, मेजोरिटी ऑफ एमपीज उनके साथ है। मोदी जी के साथ जब तक एमपी सबसे ज्यादा है, 300 प्लस का जो नंबर है, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रधानमंत्रियों के साथ और मिनिस्टर भी तो आने हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? सबसे पहले पीएम अपॉइंट किया। पीएम अपॉइंट करने के बाद पीएम से बोलते हैं हाँ साहब बताइए किस किस को मंत्री बनाना है, किस किस को मंत्री बनाना है। जैसा आपने देखा होगा, एक तरफ राष्ट्रपति खड़े थे प्रधानमंत्री जी के सामने और प्रधानमंत्री ने अपने पर्चा लिखा, पूरा बोल दिया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की सलाह दे, आते जाओ और अपनी स्पीच देते जाओ, शपथ लेते जाओ। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सलाह देंगे साहब इस इसको बनाना है मंत्री, ऐसे ऐसे, सब पहले से ही। सो प्राइम मिनिस्टर इसके लिए क्या कोई जबरदस्ती है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री पे कोई फोर्स है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं? नहीं नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की मर्जी, ए को चुने, बी को चुने, सी को चुने, डी को चुने, ई को चुने, एफ जी एच आई जे के। 60 से 80 मिनिस्टर हो सकते हैं टोटल। वैसे अगर मैं आपको बताऊं 60 से 80 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और ये मिनिस्टर प्रधानमंत्री की उसमें परमिशन में बिल्कुल आजाद है प्रधानमंत्री, जिसको भी वो चुनना चाहे। और देखते हैं, सो इज इट पॉसिबल टू हैव अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बिकम अ मिनिस्टर? भाई साहब क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। चलिए बताइए, एक इंसान जिसका नाम है जोगिंदर, उम्र है 25 प्लस, क्या मैं एक मंत्री हो सकता हूं? क्या चाहते हो, मंत्री बनूं कि नहीं बनूं? और कौन सा मिनिस्टर बनूं? एक बार ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भी देखना चाहता हूं कि मुझे आप कौन सा मिनिस्टर बनाना चाहते हो। क्या मैं मंत्री बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं? यस और नो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, यस और नो। तो आंसर जान लीजिए, यस यस यस, ही शी कैन बिकम अ मिनिस्टर। मैं भी मिनिस्टर बन सकता हूं, कोई महिला भी मिनिस्टर बन सकती है, बट शर्त क्या है? जोगिंदर सर अगर बिना चयन के प्रधानमंत्री बनते हैं या मंत्री बनते हैं तो पहली शर्त ही यही हो जाती है और आखिरी शर्त भी यही हो जाती है कि भाई आपको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जीतना होगा। मैं चुनाव जीत के तो नहीं आया, और एमपी वो बंदा हो नहीं सकता, वो व्यक्ति हो नहीं सकता जो चुनाव जीत के ना आए। तो अगर आप आ गए हो तो चुनाव जीतिए, और जीत कर आए हो तो कोई बात नहीं, तो आपको 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा।
6 महीने का हैप्पी बर्थडे का टाइम होता है। इस बर्थडे में अगर भाई साहब को बने रहना है तो चुनाव जीत के आ जाइए। ये तो हो गया प्रधानमंत्री के बारे में। नाउ व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? अ बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के साथ जितने भी मिनिस्टर हैं वो पूरी टीम कैबिनेट कहलाती है, वो पूरी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है। मिनिस्टरों की बैठ मतलब एक सभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है। एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स? क्या आप बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर है? 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतने मिनिस्टर होने चाहिए? क्या लगता है आपको? 60 से 80, 60 से 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स के होते हैं। ये एजुकेशन मिनिस्टर, ये हेल्थ मिनिस्टर, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर, सब मिनिस्टर। नहीं समझ में आया? प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तुम भी क्या बार बार कहते रहते हो एक्सप्लेन? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं। काउंसिल मतलब पूरी मिनिस्टरों की टीम। उस मिनिस्टरों में डिवीजन है, उन मिनिस्टर में डिवीजन है। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, पहली रैंक के मिनिस्टर होते हैं जो प्रधानमंत्री के सबसे पास होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूं, देखिए। जो रेड वाला सर्कल है वो कैबिनेट का है, जो येलो वाला सर्कल है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का है, और जो सबसे बाहर का सर्कल है उसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? ये इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं, इनसे थोड़े पावरफुल होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव। जैसे आपने एक नाम सुना होगा किरण रिजिजू, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। तो सबसे पास ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। क्योंकि इन सबको कई बार मीटिंग में बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो जो फैसला ये ले लेते हैं तो इनको मानना पड़ता है, इनको मानना पड़ता है। सो कैबिनेट सबसे क्लोज सर्कल है प्रधानमंत्री के, यही सबसे आप देख सकते हैं बढ़िया सर्कल है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, चलिए करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर टॉप लीडर होते हैं, ये समझ गए, मोदी जी के साथ रहते हैं तो टॉप मिनिस्टर हैं। दे आर इंचार्ज ऑफ वेरियस मेजर मिनिस्ट्रीज के मालिकाना हक इंचार्ज हैं ये। दे टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर जो फैसले हैं वो भी यही लेते हैं। अगर कभी संभव नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं उनको बुलाना भी बड़ा मुश्किल, उनमें से कुछ आते भी नहीं है, कुछ को स्पेशल इन्विटेशन से बुलाया जाता है, बाकी को बुलाया भी नहीं जाता, फैसले ले लिए जाते हैं और बता दिए जाते हैं। इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो सर्कल मैंने आपको बताया, इनर रिंग है। इट कंप्राइज अबाउट 25 मिनिस्टर। 60 से 80 मिनिस्टर में 25 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें। दे आर इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर्स या स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट से जो छोटे मंत्रालय हैं वो इनको दे दिए जाते हैं। इन्हें बुलाया जाता है पर कब? जब स्पेशली ये इनवाइट हो। इन्हें केवल स्पेशल इन्विटेशन के थ्रू ही बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ, मीटिंग है, खास मीटिंग है, आपकी जरूरत है। तीसरे वालों को तो बुलाया भी नहीं जाता। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, जो सबसे पहले वाले हैं, बुलाते भी नहीं इनको, फैसला चलने दो। व्हाट आर दी पावर्स ऑफ मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं यहां पे। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री क्या ताकत हो सकती है? क्या ताकत हो सकती है बताइए, क्या ताकत हो सकती है? कैबिनेट मिनिस्टरों की मीटिंग का हेड यही है, सबको जितने भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, क्या नाम है, रोड मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सारे जितने मिनिस्टर हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। और क्या करते हैं? उनके लीडर भी यही है, सब के मतलब ऊपर यही है, इनको इनके अंडर ही सब मिनिस्टर को काम करना होता है। सबको काम बांटने का अधिकार, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, किसको क्या काम दिया जाएगा, यह भी फैसला प्रधानमंत्री करते हैं। उनको डिसमिस करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है। बनाया किसने? प्रधानमंत्री ने। हटाने का पावर भी उनके पास है। पर एक चीज मानिए, इनको हटाना तो है ही है, साथ में एक लाइन और समझ लीजिए, व्हेन पीएम क्विट्स, अगर प्रधानमंत्री अपना पद त्याग दें या अपनी सरकार छोड़ दें तो सारे मंत्रियों को सरकार छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका मुखिया ही नहीं रहा तो आप क्या ही दुखिया रहोगे। मतलब आपका तो दुख बड़ा हो गया ना भाई, आपके प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो ही सरकार छोड़ रहे हैं, या उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो आपको भी हटना पड़ेगा, आपको भी हटना पड़ेगा। सो कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बिल्कुल है, आप देख सकते हैं भाई वीआईपी मिनिस्टर की कितनी पावर होती है, कितना एकदम मतलब ऐसा भीड़ भड़क्का सब साफ हो जाता है उनके आते ही। सो कैबिनेट के अंदर बात करें, उस जो कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं, जो 25 मिनिस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, इनमें एक ही बंदा हेड है जिनका नाम है पीएम। सो पीएम इज द मोस्ट पावरफुल। हाउ आर द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स? यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे। इंदिरा गांधी भी काफी फेमस थी, उन्होंने भी एकदम सुप्रीम पावर का यूज किया। जवाहरलाल नेहरू भी काफी फेमस, काफी पावर का यूज किया। बहुत आसान होता है ऐसे चेहरों के लिए जिनमें पॉलिटिकल डोमिनेशन, जैसा ऐसा बताया ना, अपना जैसा एक इंसान का अपना एक फीचर होता है कि भाई उनके जो एबिलिटीज हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज है, उनको दुनिया माने,
उनको उस देश के लोग समझें कि भाई सच में नेता में दम है, तो उनके लिए काफी अच्छा रहता है। बट होता क्या है कि ये बहुत आसान था अपने दम पर लोगों को बातें मनवाना, अपनी बातों को लोगों तक समझाना, उन तक पहुंचाना। बट जैसे ही कोalition पॉलिटिक्स आई, कोalition पॉलिटिक्स का मतलब ये है जैसे आज बीजेपी में तमाम छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस में तमाम छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं, इन छोटी पार्टियों के बिना आज एक पार्टी के लिए सरकार बनाना असंभव सा है। रीजन ये है बच्चों की हर राज्य में अपने अपने लोकल राज्यों की पार्टियां हैं जिनको लोग प्रेफर देते हैं कि भाई हमारे लोकल पास यही है तो हम तो इनको वोट देंगे, ये हमारी सुनेंगे, बड़ी पार्टी से हमें क्या करना। तो बड़ी पार्टी के सामने भी ये चैलेंज आ गया कि भाई इनको भी अपने साथ ले लो। एक तो हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आज की कहानी ऐसी हो गई है कि किसी भी बड़ी पार्टी के लिए बिना छोटी पार्टी को अपने साथ मिलाए सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो सरकार ये कोशिश करती है कि भाई क्योंकि मेजोरिटी ऑफ नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए, आप समझ सकते हैं लोकसभा में सरकार बनाने के लिए वो अपने दम पे नहीं आ रहा, तो बाकी क्योंकि सब लोग जब लड़ रहे हैं तो भाई सबको थोड़े थोड़े वोट मिले होंगे, तो फिर सबके पास वोट है, तो अकेले आपको तो मिले नहीं। पहले आप दो बड़ी नेशनल पार्टियां थी, अब तमाम छोटी पार्टी आ गई हैं, तमाम रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी और भी बन गई है। नेशनल पार्टी के अलावा भी आपने पढ़ा है स्टेट पार्टी, फिर रीजनल पार्टी भी बहुत सारी हैं। कितनी पार्टीज है टोटल, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी नेशनल पार्टीज है और कितनी स्टेट पार्टीज। तो जब से कोalition पॉलिटिक्स आई है, गठबंधन की जो राजनीति चली है सबको मिलाकर एक बड़ी सरकार बनाने की, सो दैट इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ पीएम। आज पीएम अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सोचिए, उनको दूसरों को भी शामिल करना है, उनको भी जवाब देना है। और कोई भी पार्टी जब आपके साथ मिलती है तो वो इस पर्पस से आती है कि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इन द सेंस की पोस्ट मिलेगी, कोई मिनिस्ट्री मिलेगी, आप नहीं दोगे वो चले जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो इस समय प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्रियों को अन्य दलों की भी सुननी पड़ती है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, आप सभी जानते हैं इनका क्या नाम है, बता दीजिए एक बार, हमारे राष्ट्रपति जी का क्या नाम है, और साथ में यह भी बता दीजिएगा ये कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है। मतलब यहां पे वैसे तो आप समझ सकते हैं प्रेसिडेंट है, बट भाई पद एक्चुअल में पति है, तो हमें यही कहना पड़ रहा है, हमें माफ दीजिएगा, बट हमारे पास राष्ट्रपति ही बोलना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड ऑफ द स्टेट होती हैं, ठीक है। शी सुपरवाइजेज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी राजनीतिक संस्थान है, लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव, उसको देखना कि सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, फिलहाल इनकी जिम्मेदारी है। तो शी टेक्स और सारी जिम्मेदारी भाई उन्हीं को देखनी, उनको जिम्मेदारी ले रही है, ठीक है। शी इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने इनको नहीं चुना है, लोगों ने डायरेक्टली इनको नहीं चुना है। आपने राज्यसभा चुनी, मतलब आपने लोकसभा चुनी, लोकसभा ने राज्यसभा चुनी, फिर ये दोनों मिलके एमएलएज मिलकर फिर इनको चुनते हैं, एमएलएज भी होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज भी होते हैं। चलिए, सो इलेक्टेड एमपीज, एमएलएज इलेक्ट हियर, इलेक्टेड एमपीज मतलब राज्यसभा और लोकसभा के एमपी, और एमएलए इनको चुनते हैं। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जितनी भी सरकारी कामकाज है वो इनके नाम पे किए जाते हैं, क्यों, आखिरी साइन इनके होते हैं, तो इन्होंने इनकी सब अप्रूवल से हुआ है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी, जितनी भी बनती है सरकार की, वो भी इनके नाम पे जारी होती है, क्योंकि साइन भी यही करती है। सो बहुत सारी ऑफिशियल अथॉरिटीज के जो काम है वो इनके थ्रू, इनके नाम पर होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट है वो भी इनके नाम पर होते हैं। जस्ट की लाइक ये, मतलब अगर हम ये कह दें स्पष्ट शब्दों में कि राष्ट्रपति किन किन पोस्ट का चयन करते हैं, तो वो आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमीशन, कैग, और भी बहुत सारे, अटॉर्नी जनरल, बहुत सारे और भी पोस्ट है सरकारी बड़ी बड़ी जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बात करते हैं और, बट प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एक बात समझिए, ये सब लोगों ने मिलकर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डेमोक्रेसी के लिए काम करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, और लोगों के जो वेलफेयर है वो लोगों की जीती हुई सरकार जो बैठी हुई है वो भली बात ही जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि प्रेसिडेंट जो भी फैसला लेते हैं या अभी जो है लेती हैं, वो सलाह पे लिया जाता है। किसकी सलाह होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है, सलाह ली जाती है उनके थ्रू। सो प्रेसिडेंट कैन आस्क देम टू रिकंसिडर द एडवाइस। मान लीजिए कोई सलाह उन्होंने दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने बोला भाई ठीक से नहीं लग रही, एक बार सोच लो, मंत्रियों के पास वापस चला गई, मंत्री ने सोच ली। अब मान के चलिए सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, दोबारा वही एडवाइस दोबारा आती है बिना किसी चेंज के या चेंज के, जैसे भी आई, इस समय राष्ट्रपति को फिर वो मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति इज बाउंड, बाउंड मतलब अब मानना ही पड़ेगा, नो चॉइस। और देखते हैं, बात करते हैं जुडिशरी की। तो आप अब तक काफी मेजर टॉपिक्स पढ़कर आए हैं,
उम्मीद है कि यहां तक सब एंजॉय कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन, सब चल रहा है, माइंड में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है। हमने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट सुनाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम में जब इशू हुआ तो लोगों ने कहां अपील करी थी? कोर्ट में करी थी। कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया वैलिड इनवैलिड, वो आप पढ़ चुके हैं। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, सोचिए जरा, कोई सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होता तो क्या होता? लोग कहां अपील करते? सुप्रीम कोर्ट होता पर उसके पास जजमेंट की पावर नहीं होती, सरकार के पास पावर होती, वीपी सिंह डिसाइड करते कि हाँ या ना, तब क्या होता? अगर कोर्ट है भी, कोर्ट के पास पावर भी है, तो अगर मान लीजिए जो इंदिरा साहनी थी या बाकी जो लोग थे, वो उस फैसले को, उस वर्डिक्ट मतलब जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर विश्वास करते कि नहीं करते? अगर कर भी लेते तो इस बात की क्या सोचते आप कि जो अपेलेंट है, जिन्होंने याचिका लगाई है, जिन्होंने अपील करी है, वो उस वर्डिक्ट, उस फैसले को स्वीकार करें या ना करें? कह दे हमको नहीं पसंद, हम फिर से अपील करेंगे। ये सब सिचुएशन हो सकती थी, ये इमेजिन करने के लिए। इन सबको सही तरीके से चलाने के लिए, समझने के लिए एक चीज जरूरी है, एक चीज जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों? ध्यान से सुनिए। हर कोई चाहता है देश में जब कोई फैसला हो, टीचर के सामने दो बच्चे हैं, एक टीचर का प्रिय यानी कि फेवरेट, एक टीचर का अप्रिय यानी कि फेवरेट नहीं है। टीचर ने अगर फेवरेट की साइड दे दी तो जो नॉन फेवरेट था उसका तो विश्वास ही उठ गया टीचर से कि भाई क्या ही फायदा है ऐसे टीचर का, ऐसे टीचर से होना है टीचर ही ना हो। तो जब भी आपके सामने मुकदमा है, जब भी आपके सामने फैसला है, या आपको जिंदगी में कभी कोई फैसला लेना हो, तो हमेशा निष्पक्ष होकर लेना, न्यूट्रल होकर लेना कि भाई मैं ना तुझको जानता ना तुझको जानता। फैसला कड़वा हो सकता है किसी के लिए, बट फैसला आपकी आत्मा पे अच्छा होगा, आपको लगेगा मैंने जेन्युइनली जजमेंट, मैंने फैसला, डिसीजन बिल्कुल इम्पार्शियल होकर दिया है, नॉन पार्शियल होकर दिया, मैं किसी की साइड नहीं था। सो दैट्स व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की उम्मीद होती है कि सरकार हमारे हिसाब से ये करे वो करे। जब हम कोर्ट के पास अपील करने जाते हैं ना बच्चों, हमारी उम्मीदें ना यहां होती है। पहले हम जब हम कोर्ट में अपील करते हैं तो हमारी ना उम्मीदें यहां हो जाती है कि हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। अब ऐसे में अगर जुडिशरी किसी वीआईपी की साइड ले जाए तो आपका तो बट्टा बैठ गया, वहां नहीं चलेगा। इसलिए आप चाहते क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, जिसका ना तो किसी वीआईपी से लेन देन हो, ना किसी एग्जीक्यूटिव से लेन देन हो। कल को प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सामने खड़े हैं और कोई एक आम आदमी सामने खड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी मोदी जी की साइड लेगी। ये बात भूल के भी मत सोचना। खुद हमारी सरकार कहती है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को जुडिशरी में विश्वास बना रहे। और पावरफुल क्यों? भाई कल को किसी का फोन आ जाए, साहब अपना बंदा है, मत देना फैसला इसके खिलाफ, ये भी नहीं होता है। पावरफुल अपने आप में इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि फैसला बहुत अच्छा आना चाहिए। सो जुडिशरी का मतलब क्या है? देश में जितने भी कोर्ट हैं अलग अलग लेवल पे, यानी कि आपके वही 4 कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सबको मिला दूं तो जुडिशरी बन जाती है। आ जाइए देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे होता है, हाई कोर्ट उनसे नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनसे नीचे और सबऑर्डिनेट कोर्ट उनसे नीचे। इंडियन जो एजुकेशन कह रहा हूं, सॉरी, देखो किधर से किधर चले गए, पढ़ते पढ़ते एजुकेशन पहुंच गए। अभी जज बन तो रहे, पढ़ लिख के ही आए हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। अगर यहां का कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास डायरेक्ट ले सकता है, यहां के मामले को भी, यहां के मामले को भी। हाई कोर्ट अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की सुनूंगा ही नहीं, जब भाई साहब करके दिखा दो, अपना फैसला भी इनको नहीं बताऊंगा। नहीं, इंटीग्रेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। क्योंकि आप देखेंगे हाई कोर्ट के जो एक्सपीरियंस जज वकील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके जज वकील बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, कैसा कानून व्यवस्था है, क्या चल रहा है, क्या लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। कोई एक इंसान मेरे जैसा सुप्रीम कोर्ट चला गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट कहता है कि नहीं ये मेरे राज्य, मान लीजिए मैं यूपी का आदमी हूं, हाई कोर्ट यूपी कहता है नहीं भाई साहब गलत फैसला दिया, हम इसके खिलाफ है, मानना पड़ेगा। ऊपर से फैसला लेके आया हूं, नीचे से ऊपर जाता तो ऊपर वाला फैसला लेता, और ऊपर से टॉप से सीधा फैसला करा लिया तो भी मानना पड़ेगा। सो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी बहस को अपने पास ले सकता है। मतलब मान लीजिए किसी का भी मामला है उसे अपने पास बुला ले सकता है। किस किस का मामला? दो लोगों के बीच, आपके और मेरे बीच कोई बहस है, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल सकता है लाओ मुझे दे दो मुकदमा, मैं सुन लेता हूं क्या प्रॉब्लम है। सिटीजन एंड गवर्नमेंट, मेरी और सरकार की लड़ाई है तो भी सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यूपी बिहार की लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और सुनिए, गवर्नमेंट एट द यूनियन और स्टेट लेवल, केंद्र सरकार की लड़ाई है और किसी राज्य सरकार की लड़ाई है तो भी ले सकता है। सिटीजन ऑफ द कंट्री का मतलब समझ लीजिए राम एंड गीता के बीच में लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। सिटीजन एंड गवर्नमेंट मतलब राम एंड गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई है तो भी सरकार ले सकती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो सेंटर की हो। 2 राज्य मतलब मान लीजिए एमपी और यूपी की लड़ाई है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है।
गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, मान लीजिए गवर्नमेंट यूनियन की है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लिया जा सकता है। तो इन शॉर्ट जितने भी मामले हैं सुप्रीम कोर्ट चाहे कहीं का कोई भी केस ले सकता है अपने पास सॉल्व करने के लिए। सो क्यों ले सकता है, अब यह भी समझ लीजिए, हाई कोर्ट भी एक तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। अगर किसी को कहीं अपील करनी है सबसे टॉप लेवल पे जाके, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। कोर्टों में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सबसे बढ़िया कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब बढ़िया इन द सेंस टॉप लेवल का कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी सुनवाई सुन सकता है, किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ भी हो। आपका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है, आपको नहीं करना सुनवाई भाई, हाई कोर्ट में बहुत हो गए चक्कर काटते, जाइए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मैं नहीं सुनूंगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? मैं आजाद हूं, पूरी तरीके से आजाद हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है भाई साहब, ऐसा भी नहीं है। आप समझिएगा इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। ना तो मैं किसी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के दबाव में हूं, ना ही मैं किसी सिविल सर्वेंट के दबाव में हूं, ना ही मैं किसी और के दबाव में हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं। सो द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो मैं सरकार के इशारे पे काम करूंगा और ना ही मैं किसी पार्टी जिसकी सरकार है उसके इशारे पे काम करूंगा। मैं हूं इंडिपेंडेंट, बस सीधी सी बात है। मुझे ना पार्टी से लेने देना, ना मुझे सरकार से लेने देना, ना किसी एग्जीक्यूटिव से लेने देना, मैं इंडिपेंडेंट हूं। नाउ द क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है? सोचिए, पहले तो सोचने से पहले ये समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, क्या ये छोटे मोटे लोग हैं? मन से और तन से सोचिए, मतलब मन इधर तन इधर, मन और तन से सोचिए, क्या ये छोटे लोग हैं? नहीं है। तो इनको अपॉइंट करने के लिए भी कोई बड़ा आदमी चाहिए। बड़ा आदमी कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो प्रेसिडेंट सलाह लेंगे यहां पर प्रधानमंत्री की। और किसकी सलाह हो सकते हैं? इन जजों के ऊपर एक और जज होते हैं जिनका नाम है चीफ जस्टिस। जस्टिस के ऊपर मतलब जज के ऊपर मुख्य जज, चीफ जस्टिस की भी सलाह ली जाती है। और चीफ जस्टिस किसके होते हैं बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस प्रधानमंत्री, इनकी सलाह मिलकर राष्ट्रपति लेते हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप देखें तो जो सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं, उन्हीं को ही बनाया जाता है क्या बच्चों? चीफ जस्टिस। उन्हीं को ही क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस। क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस उन्हीं को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं बाय दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के थ्रू। डू यू थिंक दैट रिमूवल ऑफ जजेस इज इजियर ऑफ किसके? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को बहुत आसानी से हटा सकते हैं क्या हम? एक क्वेश्चन ये भी है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आसानी से हटा सकते हैं? तो आंसर क्या है बच्चों? नो। नो, इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है भाई, खा लो पका के। क्योंकि इस नो के कारण ही उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी महसूस हो रही है कि हम सुरक्षित हैं, हम फैसले इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, बिना किसी के प्रभाव के ले सकते हैं। सो वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज, किसी भी इंसान को अगर एक बार जज बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो ध्यान रखिएगा, इट इज नियरली इम्पॉसिबल, ये बहुत मुश्किल है बच्चों। इतना मुश्किल है जैसे राष्ट्रपति को आप नहीं हटा सकते आसानी से, वैसे ही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी नहीं हटाया जा सकता। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा कि राष्ट्रपति के केस में होता है, वैसे ही इनको भी नहीं हटा सकते। मतलब कि इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है। किसी भी जज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंपीचमेंट मोशन लगाना पड़ता है। इंपीचमेंट मोशन कैसे होता है भाई साहब समझ लीजिए, राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 मेंबर्स, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, 2/3 मेंबर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। इनके थ्रू सेपरेटली पास होना चाहिए। लोकसभा में 2/3 मेंबर से, राज्यसभा में 2/3 मेंबर से। सोचिए, हर समय एक व्यक्ति एग्री नहीं करेगा, कोई एग्री करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब 2/3 का मेंबर आप समझ लो, 3 में से 2 लोग यस कहने चाहिए, 2 लोग क्या कहें? यस। अब हर घर में तो नहीं हो सकता पॉसिबल, राज्यसभा लोकसभा में कैसे पॉसिबल होगा? वो भी दिक्कत है। सो आसान तो नहीं है हटाना। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर। क्या पावर है इनके पास? अगर किसी को संविधान का कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, संविधान के किसी लॉ से प्रॉब्लम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से प्रॉब्लम कुछ हो रही है, आप चैलेंज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे आपके हिसाब से ही। सो टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, भारतीय संविधान को समझाने का जो इंटरप्रेट का पावर है, वो किसकी पावर से बच्चों? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पास है। नाउ दे कैन डिक्लेयर एनी लॉ इनवैलिड ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बिल पास कर दिया,
कोई लॉ लेजिस्लेटिव ने बना लिया, पार्लियामेंट ने, उसको इलीगल तो नहीं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है कि भाई ये ठीक नहीं है। जैसे आपके ऑफिस मेमोरेंडम को 27% को वैलिड डिक्लेयर किया ना, इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है। सो जुडिशरी ये डिटरमाइन कर सकती है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो लॉ आपने वैलिड बोला वो कैसे बोला? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोचा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का इस्तेमाल करके किसी सरकार ने इतना गलत कर दिया कि लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? जब कोर्ट इस बात को जस्टिफाई कर लेता कि नहीं, तो उसने बोला वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड होता, जैसा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम उसमें किया। सो व्हेन इट इज चैलेंज, जब भी कोर्ट के सामने कोई चैलेंज आए, उसी के ही रूल रेगुलेशन को पास सरकार ने कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने कर दिया, उसी रूल रेगुलेशन के खिलाफ चैलेंज जब आ जाए कोर्ट में कि देखिए ये गलत है, इसको रिव्यू कीजिए, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। वीपी सिंह ने पास किया, जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया, लोग नाखुश थे, चैलेंज कर दिया कोर्ट में, दिस इज जुडिशियल रिव्यू, दिस इज जुडिशियल रिव्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? गार्जियन मतलब संरक्षक, मां बाप जैसे हमारे गार्जियन होते हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका अधिकार को जो प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? इंडियन जुडिशरी का है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सबका है। क्या सर अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉइड हो, मतलब अगर उससे नुकसान हो, तो क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर ये सीडी चले कि पहले सबऑर्डिनेट के पास जाएं, वहां से जो जजमेंट आई उससे खुश नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर मतलब हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट? नहीं, फंडामेंटल राइट्स के मामले में यू कैन डायरेक्टली रीच टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं जब आपके फंडामेंटल अधिकार का वायलेशन हो। अब क्वेश्चन आपके लिए है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं बच्चों? कितने हैं? दो क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनली कितने थे, शुरुआत में कितने थे, अभी कितने हैं? दो क्वेश्चन है, शुरुआत में कितने थे, फंडामेंटल राइट्स इनिशियल कितने थे, और प्रेजेंट में कितने हैं? कितने हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए कितने थे, कितने हैं। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? किसी सड़क किनारे कोई मंदिर बना हुआ है, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें किसी के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी बात है वैसी बात है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आप एग्जांपल के तरीके से नहीं, मंदिर बना हुआ है किसी सड़क के किनारे, वो सरकार के किसी कामकाज में बाधा आ रहा है, रोड वहां से घुमा के ले जाना पड़ता है, अगर वो मंदिर को हटा दिया जाए वहां से, तो वहां से रास्ता साफ किया जा सकता है। उस मंदिर से तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तमाम लोग वहां पूजा पाठ करने आते हैं, लोगों का काफी प्राचीन मंदिर है, सरकार ने उसको हटाने का ऑर्डर दे दिए। लोगों ने उस कानून, उस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यह है मुद्दा था पब्लिक का, पब्लिक के हित का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब याचिका डाली गई है कोर्ट में। नाउ दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे आप प्यार से PIL कहते हैं, पेल, PIL। ए पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा कि मंदिर हटाने का प्रयास जो सरकार ने किया उससे आप आहत हुए, चोट लगी। सो यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट इस मामले में दखल देगा। इंटरवीन मतलब दखल देगा बीच में आके सरकार और आपके, कि भाई क्या कर रहे हो, देखो तो सही कि कहीं सरकार अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही। भाई सरकार पावर में कुछ भी कर सकती है, तो वो देखेगी लोगों का हित है या नहीं है। सो दैट इज वाई जुडिशरी को लोग बहुत पसंद करते हैं, लोगों का विश्वास है। जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में काफी इज्जत, काफी सम्मान मिलता है, हमारी जुडिशरी को बहुत प्यार मिलता है। लोगों का विश्वास है कि अगर कल को सरकार ने या एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया तो जुडिशरी हमारे साथ है। इसीलिए कह रहे इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। कोई बात नहीं, होगी, ऐसे ही बने रहो, हिंदुस्तान में, भारत में खुशी होगी। चलिए, जुडिशरी में विश्वास होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, खिलाते पिलाते रहें, उनकी सेवा करें, और अपने एग्जाम में धूम मचाते रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने पेरेंट्स का। चलिए मिलते हैं।